भारत में एक कहावत प्रचलित है, चाको राखे साइयां, मार सके न कोई। मतलब जिसकी रक्षा भगवान करता है उसे कोई नहीं मार सकता है। ऐसा ही एक शख्स हुआ त्सुतोमू यामागुची, जो दशकों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एक के बाद एक हुई परमाणु बमबारी के काफी नजदीक होते हुए भी बच गया। सोचिए, कोई एटम बम को झेलने के बाद भी जीवित बच सकता है। त्सुतोमू यामागुची ने तो मानो कुछ इसी तरह से यमदूतों को चकमा दिया। 6 अगस्त 1945 को गिरा पहला बम। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के पहले परमाणु बम विकसित किए थे। जब ये बनकर तैयार हो गए तो अमेरिका ने इन्हें जापान पर इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि एशियाई देश के नेताओं ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था, और इसके ठीक 3 दिनों बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन परमाणु बम गिराया। ये अनोखे नाम बमों के कोड वर्ड थे। हिरोशिमा से निकलने ही वाले थे। त्सुतोमू यामागुची जब परमाणु बम गिरा तो त्सुतोमू यामागुची हिरोशिमा छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। उस समय 29 वर्षीय नेवल इंजीनियर अपने एम्प्ला मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के लिए 3 महीने की लंबी व्यापारिक यात्रा पर थे, और अजीब इत्तेफाक था कि 6 अगस्त 1945 को शहर में उनका आखिरी दिन था। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने एक नए तेल टैंकर के डिजाइन पर लंबे समय तक काम किया था, और वह अंततः अपनी पत्नी हिसाको और अपने नवजात बेटे कात्सुतोशी के पास अपने घर नागासाकी लौट रहे थे। चेहरा, हाथ जल गए थे, कान के पर्दे फट गए थे। उन्होंने आगे बताया, मैंने हिरोशिमा के आकाश में आग के एक मशरूम नुमा बादल को उठते हुए देखा। यह भयानक था। मेरा चेहरा और बाहें बुरी तरह जल गई थीं, और दोनों कान के पर्दे फट गए थे। परमाणु हमले के बाद हिरोशिमा व नागासाकी में 4000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा हुई थी। इसके बाद यामागुची मित्सुबिशी शिपयार्ड के बचे हुए हिस्से की ओर बढ़े। वहां उन्हें अपने कलीग अकीरा इवानागा और कुनियोशी सातो मिले। ये दोनों भी विस्फोट से बच गए थे। एक परमाणु हमले के बाद एक बेचैन रात बिताने के बाद वे लोग 7 अगस्त को जागे और रेलवे स्टेशन की ओर चले दिए। उन्होंने सुना था कि ट्रेन किसी तरह अभी भी चल रही थी। शहर के कई पुल टेढ़े मेढ़े मलबे में तब्दील हो गए थे, और एक नदी पार करने के लिए यामागुची को शवों की एक परत के बीच तैरने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्टेशन पहुंचने पर वह जले हुए और हतप्रभ यात्रियों से भरी एक ट्रेन में चढ़ गए और अपनी नागासाकी की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी ट्रेन उन्हें आग, टूटी हुई इमारतों और सड़कों पर जली हुई और पिघली हुई लाशों के भयानक नज़ारों से होकर ले गई। बुरी हालत में होने के बावजूद यामागुची ने 9 अगस्त की सुबह खुद को बिस्तर से बाहर निकाला और मित्सुबिशी के नागासाकी कार्यालय में काम के लिए पहुंचे। सुबह लगभग 11 बजे उनकी कंपनी के निदेशक के साथ बैठक हुई। उन्होंने हिरोशिमा में काम की पूरी रिपोर्ट की मांग की थी। इंजीनियर ने 6 अगस्त की बिखरी हुई घटनाओं के बारे में बताया कि कैसे आखिरी दिन उन्होंने चकाचौंध कर देने वाली रोशनी देखी और बहरा कर देने वाले धमाके को सुना। लेकिन किसी ने उनका भरोसा नहीं किया कि एक अकेला बम पूरे शहर को कैसे नष्ट कर सकता है। इसके बाद के दिनों में यामागुची पर रेडिएशन का असर दिखने लगा। उसके बाल झड़ गए, उसकी बाहों पर घाव खतरनाक हो गए, और उसे लगातार उल्टियां होने लगीं। 15 अगस्त को जब जापान के सम्राट हिरोहितो ने एक रेडियो प्रसारण में देश के आत्मसमर्पण की घोषणा की, तब भी वह अपने परिवार के साथ एक बम आश्रय स्थल में बंद थे। यामागुची ने बाद में डी टाइम्स को बताया, मुझे जिंदा बच जाने के बारे में कोई एहसास नहीं था। मुझे न तो खेद था और न ही खुशी। मैं बुखार से गंभीर रूप से बीमार था, लगभग कुछ भी नहीं खा रहा था, यहां तक कि मुश्किल से पानी पी भी रहा था। मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं। वह परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन गए। बाद में उन्होंने 2006 में न्यूयॉर्क की यात्रा की और संयुक्त राष्ट्र के समक्ष परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में बात की। उन्होंने अपने भाषण में कहा, 2 बार परमाणु बमबारी का अनुभव करने और बच निकलने के बाद इसके बारे में बात करना मेरी नियति है। साल 2010 में 33 साल की उम्र में त्सुतोमू यामागुची की मृत्यु हुई।